मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव हमने लिए हैं और हमारे उसको भी मैंने बांटा है 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीज़ें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज़ छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे है। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है। किसी इंस्टीट्यूट में गया, सबको कहा भी बाकी सब ठीक, आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे, आपकी संस्था को कहाँ ले जाएंगे। अब जैसे अभी 90 साल का एक कार्यक्रम था, आरबीआई में गया, मैंने कहा ठीक है, आरबीआई 100 साल का होगा तब क्या करेंगे, और देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे। देश मतलब आज़ादी का 100 साल। तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है। हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए। मेरी कोशिश यही होती है, स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहता है। और हमने देखी कैबिनेट के निर्णय, पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं भी, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूँ। रेलवे में भी आधुनिक रेलवे बनाने की दिशा में काम, इतना ही नहीं जी, हमने अनमैन क्रॉसिंग, उस समस्या को पूरी तरह जीरो कर दिया जी। यानी एक प्रकार से रेलवे स्टेशन की सफाई देखिए, हर चीज़ में एक बारीकी से ध्यान दिया गया। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के पर बल दिया, करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम चले गए हैं। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफ़ी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ उस गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि एआई, आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। गेमिंग वालों को मिला था। उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है। बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको हंसते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज़ एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर हमारे यानी एक प्रकार से हर गांव में एक, और बड़े गांव में 2-2, 3-3। और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाते उसका फायदा है।
भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत संभावना। हमने स्पेस को ओपन अप कर दिया। मैंने देखा स्पेस में इतने स्टार्टअप्स आए हैं कि सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। यानी हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर थे जी, आज हम मोबाइल फ़ोन के दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। बिल्कुल। और हम दुनिया के अंदर आज हमारा आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। दुनिया में 7 में से 1 आईफोन हमारे यहाँ होता है। आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड वो होते हैं जिस पर किसी न किसी हिंदुस्तानी का हाथ लगा होता है। दुनिया के 10 में से 8। अब उसका नेक्स्ट स्टेज मैं देख रहा हूँ और वो है ग्रीन डायमंड का, लैब ग्रोन डायमंड का। सेमीकंडक्टर हम कुछ ही दिनों में चिप्स लेकर के आएंगे और मैं मानता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई चिप्स का जो कारोबार है उसमें हो सकता है हम हब बन जाए। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन आज मेरे देश में शुरू हुआ है जी। करीब 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा देश नहीं ना, हर छोटी चीज बाहर से लाते थे। भारत पूरी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है। अगर मान लीजिए एक भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री आती है, भारत सरकार के पास तो 1 इंच जमीन नहीं, वो क्या करेगा? वो तो किसी स्टेट को कहेगा कि बेचारा देखो ये आया है, उसको भी कहेगा भाई देखो तुम, उस स्टेट की पॉलिसी उसके साथ मैच होनी चाहिए। फिर जिस गांव में जा रहा है या जिस शहर में जा रहा है उस शहर के जो कानून है वो उसके अनुकूल होने चाहिए। तो मैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मूवमेंट चलाया था उसके पीछे मेरा इरादा ये था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वराज संस्थाएं तीनों के निर्णय ऐसे हो इन चीज़ों के लिए अनुकूलता करें। शेयर बाजार का लोगों में स्वीकृति, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ 20 लाख डीमैट अकाउंट थे, आज 15 करोड़ बैंक। तो बेस हमारा बहुत वाइड हुआ है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इसके लिए ढेर सारी पॉलिसियों को बनाना और उस पर अमल करना, इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत को पायोनियर बनाना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, इथेनॉल, ये सारे सेक्टर जो है ये आने वाले 25 साल तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। जो पॉलिसी पीएलआई से लेकर लचीला अप्रोच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, रुपये में व्यापार, शेयर बाजार के लिए मुक्त माहौल, ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर स्पीड बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लिखती है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा।